रॉकेट इंजन प्रतिक्रिया के रूप में प्रपल्सन का यूज करता है, जो न्यूटन के तीसरे नियमानुसार क्रिया प्रतिक्रिया नियम का अनुपालन करता है। अभिक्रिया अथवा गैर दहन अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कि थ्रस्ट के रूप में कार्यरत होता है। रॉकेट इंजन द्वारा संचालित वाहनों का उपयोग आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों में किया जाता है। गैर दहन अभिक्रिया का उदाहरण जैसे वाटर रॉकेट, गैसीय रॉकेट वाहन अपने स्वयं के ऑक्सीडाइजर ले जाते हैं, जिनका अधिकतर यूज स्पेस के लिए किया जाता है, अर्थात स्वयं का ऑक्सीडाइजर यूज करने वाले इंजन जो कि स्पेस में यूज किया जाता है, और हवा को ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज करने वाले जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, जेट इंजन जो वायुयान के रूप में जानते हैं। प्रपल्शन तीन तरह के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, हाइब्रिड। सॉलिड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लिक्विड को कंट्रोल किया जा सकता है, और हाइब्रिड में पहले सॉलिड का यूज किया जाता है फिर लिक्विड का यूज किया जाता है, लाइक पीएसएलवी, जीएसएलवी, लॉन्च व्हीकल। द्रव ईंधन कुछ इस प्रकार से भागों में विभक्त है: पहला तरल ईंधन टैंक, दूसरा ऑक्सीडाइजर, तीसरा पंप जो कि उच्च दबाव पर ईंधन को ऑक्सीडाइजर प्रदान करता है, अर्थात ईंधन और ऑक्सीडाइजर प्रदान करता है। दहन कक्ष प्रणोदकों को मिश्रित करता है और निकास नोजल उनको फैलाता है। दहन कक्ष में प्रणोदकों का दहन होता है, अर्थात जलाता है, जो कि प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और निकास नोजल से बाहर निकलता है। जेट इंजन में रॉकेट इंजन सबसे हल्के होते हैं या अधिक सुविधाजनक प्रणालियों का उपयोग करके उसे सबसे हल्का बना दिया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक थ्रस्ट पैदा हो सके। उदाहरण के तौर पर आदर्श निकास हाइड्रोजन गैस। थर्मल रॉकेट एक निष्क्रिय प्रणोदक का उपयोग करते हैं, जिसे थर्मल प्रपल्शन अथवा परमाणु रिएक्टर द्वारा गर्म किया जाता है। रासायनिक रॉकेट प्रणोदक की ऊष्माक्षेपी अपचयन ऑक्सीडेशन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संचालित होते हैं। ठोस ईंधन रॉकेट ठोस प्रणोदक का उपयोग करते हैं, जो कि रासायनिक रॉकेट कल श्रेणी में आते हैं। लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम में एक से अधिक प्रणोदकों का यूज किया जाता है अथवा एक से अधिक प्रपल्सन का यूज किया जाता है, जिन्हें हाईली कंप्रेस करके भरा जाता है लो टेम्परेचर पर, जिससे टैंक की मोटाई बढ़ने की वजह से वेट काफी बढ़ जाता है। हाइब्रिड रॉकेट में दहन कक्ष में एक ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है, जिसे दहन को संभव बनाने के लिए दूसरा तरल या गैस ऑक्सीडाइजर का प्रणोदक मिलाया जाता है। मोनोप्रोपेलेंट रॉकेट उत्प्रेरक द्वारा विघटित एकल प्रणोदक का उपयोग करते हैं। सबसे आम मोनोप्रोपेलेंट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठोस ईंधन रॉकेट में कुछ चरणों में पहला चरण, जिसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का मिश्रण करके आवरण में पैक किया जाता है। दूसरा चरण इग्नाइटर, तीसरा चरण दहन कक्ष, चौथा चरण निकास नोजल के रूप में कार्य करता है और पांचवें चरण में निकास नोजल से बाहर निकलता है। निकास नोजल की चौड़ाई होने के कारण गुरुत्वाकर्षण के विपरीत न्यूटन के तीसरे नियम का अनुपालन करते हुए प्रतिक्रिया करता है। सामान्यतः और अधिकतर यूज होने वाले केमिकल रॉकेट हैं, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस पर कार्यरत होते हैं। तरल ईंधन वाले रॉकेट अलग अलग ईंधन और ऑक्सीडाइजर घटकों को दहन कक्ष में धकेलते हैं, जो कि पंप द्वारा किया जाता है। कंबस्टन चैम्बर में दहन होता है, जहां वे मिश्रित होकर जलते हैं। हाइब्रिड रॉकेट इंजन ठोस और तरल या गैसीय प्रणोदकों के संयोजन द्वारा उपयोग करते हैं। इजेक्शन, जो कि छोटी बूंदों के रूप में किया जाता है, जिससे अधिक आसानी से जलता है और अधिक थ्रस्ट पैदा करता है। ईंधन और ऑक्सीडाइजर को बिल्कुल पतले पाइपों के थ्रू भेजा जाता है, जो कि अधिक दबाव उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर टर्बो पंप, जो द्रव प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त टैंक दबाव के माध्यम से पूरा किया जाता है। निकास नोजल चार प्रकार के यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला है अल्प विस्तारित। निकास दबाव परिवेश से अधिक होता है। दूसरा है पूर्णतः विस्तारित, जिसमें निकास दबाव परिवेश के बराबर होता है। तीसरा है अति विस्तारित, निकास दबाव परिवेश से कम, जिससे कि शोक नोजल के बाहर बनते हैं।
चौथा है अत्यधिक विस्तारित। नोजल एक्सटेंशन के अंदर एक शॉक वेव बनती है। अच्छे प्रदर्शन के लिए नोजल के अंत में गैस का दबाव परिवेश दबाव के बराबर होना चाहिए। यदि निकास का दबाव परिवेश दबाव से कम है तो इंजन के शीर्ष और निकास के बीच दबाव के अंतर से वाहन धीमा हो जाएगा। रॉकेट इंजन के प्रणोदक कुशल होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि निश्चित मात्रा में प्रणोदक द्वारा कक्ष और नोजल की दीवारों पर अधिकतर संभव दबाव बनाया जा सके, क्योंकि प्रणोदक का स्रोत यह सभी तरीकों से हासिल किया जा सकता है, जैसे कि कम विशिष्ट घनत्व वाले गैस का उपयोग करना, जितना संभव हो सके उतना हाइड्रोजन समृद्ध। और दूसरा उदाहरण, प्रणोदक को हाई हीट पर गर्म करना, जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके, थ्रस्ट पैदा हो सके, जिससे कि फोर्स F बराबर ma द्वारा, और जिसमें मास और त्वरण जो कि वेग, प्रभावी वेग निकास VE के बराबर होगा। वाहनों को आमतौर पर जलने की अवधि के दौरान दिशा बदलने की आवश्यकता होती है, थ्रस्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वायुयानों में। इन सब में दिशा बदलने अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के अनुपालन के विरुद्ध कार्य करना होता है, जिससे कि संपूर्ण प्रणोदक फील्ड कम दबाव वाले लचीले पाइपों का और रोटरी कपलिंग के माध्यम से इंजन तक पहुंचता है, अर्थात लचीले पाइपों का यूज किया जाता है। घुमाऊ केवल दहन कक्ष और नोजल को ही जोड़ा जाता है। पंपों को स्थिर रखा जाता है तथा उच्च दबाव वाले फीड्स को इंजन से जोड़ा गया जाता है। और कुछ में तो कुछ इंजन को एक कोण पर मोड़ा रखा जाता है, अर्थात तैनात किया जाता है, जिससे कि वाहन को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। आवश्यक समग्र वेक्टर देने के लिए गले को पतला किया जाता है, जिससे केवल छोटा दंड मिल सके। और उच्च तापमान वाले पंख निकास के बाहर की ओर निकले होते हैं, जिससे कि जेट को विक्षेपित अर्थात घुमाया जा सके। आमतौर पर थ्रोटलिंग द्वारा प्रणोदक दहन को नियंत्रित किया जाता है, जिससे वाहन को धीमा किया जा सके। द्रव और हाइब्रिड रॉकेट में कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रणोदक वाहन को वाल्वों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऊर्जा दक्षता के लिए रॉकेट इंजन नोजल उच्च दहन तापमान और संपीड़न अनुपात कुछ इस प्रकार रखा जाता है कि आश्चर्य रूप से कुशल ताप इंजन उच्च गति प्राप्त कर सके। रॉकेट इंजन का उपयोग करने वाले वाहन के लिए ऊर्जा दक्षता बहुत अच्छी होती है। यदि वाहन की गति विकास नेक के करीब या उससे अधिक हो, लेकिन कम गति पर ऊर्जा दक्षता शून्य गति पर 0% हो जाती है, अर्थात शुरुआत कठिन होने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित न होना, अर्थात साइन थीटा और कोस थीटा कोण पर नोजल के द्वारा संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए इसे लचीला बनाया जाता है। चैम्बर दबाव में एक मध्यवर्ती आवर्ती दोलन होता है, जिसकी रेंज 200 से 1000 हर्ट्ज तक होती है। यह थोड़ा परेशान करने वाला होता है, नुकसानदायक के बजाय, अर्थात इसके भिन्न आने अर्थात वाइब्रेशन की वजह से इंजन की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 1000 हर्ट्ज से ऊपर आवर्ती दोलन होने पर यह चीखना कहलाया जाता है, जो कि नुकसानदायक होता है और नियंत्रित करना काफी कठिन होता है। चीखने की संभावना का परीक्षण कभी कभी दहन कक्ष के बाहर छोटे विस्फोटों आवेशों को विस्फोटित करके किया जाता है, जिससे इंजेक्टर के पास दहन कक्ष के स्पर्शीय रूप से स्थापित एक ट्यूब होती है, जिससे इंजन के आवेग प्रतिक्रिया का निर्धारण किया जाता है। सबसे छोटे आकार को छोड़कर सभी के लिए अन्य इंजनों की तुलना में रॉकेट का निकास आमतौर पर बहुत शोर करता है। जैसे ही हाइपरसोनिक निकास के परिवेश वायु के साथ मिश्रित होता है, शॉक वेव बनते हैं। दक्षता कारणों से उच्च तापमान वांछनीय है, लेकिन यदि तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो सामग्री अपनी ताकत खो देती है। रॉकेट दहन तापमान के साथ चलते हैं, जो करीब 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अधिकांश अन्य जेट इंजनों में
गर्म निकास में गैस टरबाइन होते हैं। उनके बड़े सतह के कारण उन्हें ठंडा करना कठिन होता है, अतः दहन प्रक्रियाओं को बहुत कम तापमान पर चलाने की आवश्यकता होती है, जिससे दक्षता कम हो जाती है। इसके अलावा डक्ट इंजन ऑक्सीडेंट के रूप में हवा का उपयोग करते हैं, जिससे 78% काफ़ी हद तक अप्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन होता है, जो कि तापमान को कम करता है। रॉकेट इंजन भी कई शीतलन विधियों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर पुनः संयोजी और फिल्म फूड दहन कक्ष और नोजल V2 रॉकेट इंजन। दूसरा है फिल्म फूड नोजल एक्सटेंशन के साथ पुनर्संयोजी रूप से ठंडा दहन कक्ष और विकिरण रूप से ठंडा नोजल विस्तार के लिए एब्लेटिवली और फिल्म फूड दहन कक्ष। उदाहरण के तौर पर लूनर मॉड्यूल डिसेंट इंजन। रॉकेट प्रणोदकों को प्रति इकाई द्रव्यमान विशिष्ट ऊर्जा के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे अत्यधिक ऊर्जावान प्रणोदकों के स्वतः स्फूर्त विस्फोटक की प्रवृत्ति के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए। दहन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक गर्मी निकलती है। इस गर्मी का महत्वपूर्ण हिस्सा इंजन के नोजल गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाता है, जो दहन उत्पादकों के द्रव्यमान संयोजन में रॉकेट को आगे बढ़ाता है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया अभिक्रिया शो करता है। रॉकेट इंजनों के विवरण कुछ निम्न प्रकार है, जैसे कि जल रॉकेट, शीत गैस थ्रस्टर। जल रॉकेट में प्रपल्शन के तौर पर कार्बोरेटेड जल का उपयोग करता है और पूंछ और नाक भार के साथ आंशिक अभिक्रिया आंशिक रूप से बढ़ा देता है, जिसकी रेंज अभी तक रिकॉर्डेड 830 मीटर है। दूसरा है शीत गैस थ्रस्टर। यह एक गैस दहनीय रूप से जिसका उपयोग वर्नियर थ्रस्टर के लिए किया जाता है। ठोस प्रणोदक लाइक गन पाउडर, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और आत्मनिर्भर ठोस ईंधन और ऑक्सीडाइजर मिश्रण होता है। चौथा है हाइब्रिड प्रणोदक रॉकेट, जो कि मिश्रित होता है। मोनोप्रोपेलेंट का उदाहरण है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एज अ प्रणोदक यूज किए जाते हैं। द्विप्रणोदक में दो तरल, आमतौर पर तरल प्रणोदक, जो कि इंजेक्टर के माध्यम से दहन कक्ष में डाला जाता है और जलाया जाता है। गैस रॉकेट दोहरे मोड पर, जिसमें रॉकेट द्विप्रणोदक रॉकेट के रूप में उड़ान भरता है, फिर एकल प्रणोदक के रूप में केवल एक प्रणोदक का उपयोग करता है। इन्हें सरलता से नियंत्रित अथवा आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि नीचे मोड पर PSLV में सॉलिड भरा जाता है, फिर ऊपरी मोड पर लिक्विड भरा जाता है। सॉलिड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और लिक्विड को कंट्रोल करना आसान होता है। त्रिप्रणोदक में 3 अलग अलग प्रणोदकों का आमतौर पर यूज किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और तरल ऑक्सीजन को परिवर्तनीय मिश्रण अनुपात में दहन कक्ष में डाला जाता है और निश्चित प्रणोदक मिश्रण अनुपातों के साथ कई इंजनों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रकार है वायु संवर्धित रॉकेट। मूलतः यह रैमजेट, जिससे रॉकेट के निकलने वाली हवा को संपीड़ित करके जलाया जाता है, अर्थात ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज किया जाता है। और टर्बो रॉकेट एक संयुक्त चक्र टर्बोजेट रॉकेट, जिसे अधिकतम ऊंचाई बढ़ाने के लिए वायु प्रवाह में ऑक्सीजन जैसे अतिरिक्त ऑक्सीडाइजर को जोड़ा जाता है। जिसमें अगला प्रकार है प्रीकूल्ड जेट इंजन। यह रैमजेट या टर्बोजेट इंजन से गुजरने पहले इनलेट पर हवा को बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, अर्थात कंप्रेस किया जाता है। इसे कक्षीय प्रविष्टि के लिए इंजन रॉकेट के साथ जोड़ा जाता है। अगला प्रकार है रेस्ट्रोजेट रॉकेट। ऊर्जा को आमतौर पर निष्क्रिय तरल पदार्थों के प्रतिक्रिया द्रव्यमान के रूप में कार्य करने वाले हीटिंग तत्व के हीटिंग, इसका उपयोग आमतौर पर मोनोप्रोपेलेंट के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला है आर्कजेट रॉकेट। यह रेस्ट्रोजेट के समान होता है, परंतु इसमें विद्युत आर्क का उपयोग किया जाता है। अगला है परिवर्तनीय विशिष्ट मैग्नेटोप्लाज्मा रॉकेट। यह चुंबकीय थ्रोट नोजल के साथ माइक्रोवेव गर्म प्लाज्मा यूज किया जाता है। अगला प्रकार है स्पंदित प्लाज्मा थ्रस्टर। प्लाज्मा का उपयोग ठोस प्रणोदक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला है आयनन प्रणोदन प्रणाली।
यह ग्राउंड और प्लस माइन साइड उच्च वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ये इसमें बैटरी द्वारा संचालित होता है और कमजोर उच्च वोल्टता की जरूरत होती है। अगला प्रकार है गर्म पानी का रॉकेट। यह गर्म पानी उच्च तापमान दबाव पर एक टैंक में संग्रहित किया जाता है और नोजल में भाप में बदल दिया जाता है। अगला है सौर तापीय रॉकेट, जो कि प्रणोदक को सौर संग्राहक द्वारा गर्म किया जाता है। यह अंतरिक्ष में अधिकतर यूज किया जाता है। अगला प्रकार है प्रकाश किरण चलित रॉकेट। इसमें प्रणोदक को प्रकाश किरण द्वारा गर्म किया जाता है, जो वाहन पर दूर से अथवा पृथ्वी से एक सैटेलाइट के द्वारा भी इसे गर्म किया जा सकता है। अगला है माइक्रोवेव बीम। इसे भी सैटेलाइट के द्वारा दूर से लक्षित माइक्रोवेव बीम के द्वारा गर्म किया जाता है। अगला है रेडियो आइसोटोप। यह रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग हाइड्रोजन को गर्म करने के लिए किया जाता है। यह थोड़ा कम पावरफुल होता है और वजन अनुपात इसका एक नुकसान है। अगला है परमाणु तापीय रॉकेट। यह आमतौर पर हाइड्रोजन इसमें यूज किया जाता है को उच्च तापमान तक गर्म करने के लिए परमाणु रिएक्टर से गुजारा जाता है। अब अगले हैं नाभिकीय। अगला है गैस कोर रिएक्टर रॉकेट। यह प्रणोदक के साथ घनिष्ठ संपर्कता में गैसीय अवस्था विखंडन रिएक्टर का उपयोग करके परमाणु प्रतिक्रिया करवाई जाती है। विखंडन रॉकेट। विखंडन उत्पादों को बल प्रदान करने के लिए सीधे ही समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात परमाणु विखंडन ऊर्जा का यूज किया जाता है। परमाणु विखंडन पाल की सामग्री एक तरफ विखंडनीय सामग्री से लेपित होता है। इसमें भी परमाणु विखंडन का उपयोग किया जाता है। अगला है परमाणु लवण जल रॉकेट। परमाणु विखंडन ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। इसमें भी परमाणु लवणों को घोल में रखा जाता है, जिससे नोजल पर प्रतिक्रिया होती है, अर्थात प्रेशर जनरेट होता है। इसमें बहुत अच्छा उच्च थ्रस्ट उपयोग होता है और नुकसान के तौर पर इसमें बहुत अधिक रेडियोधर्मी निकास होता है। अगला है परमाणु पल्स प्रमोदन। यह विस्फोटित विखंडन और संलयन बम, जो कि हाइड्रोजन बम, यह इसका एक नुकसान उच्च थ्रस्ट तो होता ही है। ये नुकसान में फायदे हैं, परंतु उच्च तापमान पर यह अभिक्रिया होती है, यह इसका नुकसान है। वाहन को पीछे आकर के परमाणु बमों का विस्फोट किया जाता है और विस्फोट को पोलर प्लेट द्वारा रोका जाता है, अर्थात संलयन करवाने के लिए पहले एटम बम को फोड़ा जाता है, उसके बाद संलयन होता है, जो कि 3-4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास उत्पन्न होने पर ही संलयन अभिक्रिया होती है, इसलिए एटम बम का यूज किया जाता है। अगला है प्रतिपदार्थ उत्प्रेरकी नाभिकीय स्पंद प्रणोदन। यह विखंडन और संलयन अभिक्रिया दोनों होती है। छोटे बमों के लिए एंटीमैटर सहायता के साथ परमाणु पल्स प्रणोदन। अगला है संलयन रॉकेट। संलयन का उपयोग प्रणोदक को गर्म करने के लिए किया जाता है, अर्थात प्रेशर जनरेट किया जाता है एंड थ्रस्ट मिलता है। जो उच्च विकास वेग होता है और वर्तमान कला की स्थिति में काफी हद तक परे है, ये इसका नुकसान। अगला है एंटीमैटर रॉकेट, जिसकी विनाश ऊर्जा है। एंटीमैटर विनाश प्रणोदन का गर्म करता है। थैंक यू।